हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दीदी इतना बड़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, क्या इसका कोई एंड रिजल्ट देखने को मिलता है? इंडिया के लोगों ने इस तरीके से अंग्रेजों का सामना किया, अंग्रेजों का विद्रोह किया, तो क्या इसका कोई भी रिजल्ट आउटकम देखने को मिलता है? क्या अंग्रेजों के अत्याचार में कोई भी कमी आई कि उसी तरीके का टॉर्चर अभी भी करे जा रहे थे? तो आओ डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको इग्नोर ना किया जाए। इतना बड़ा रिवोल्ट का आखिर क्या रिजल्ट आया, तुम ये नहीं जानना चाहोगे? तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं कुछ बात बता दूं। तुम लोग जानते हो, अब तुम अगर मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से पढ़ रहे हो, ये बात जानते हो, इंग्लैंड की 1600s की बात है कि इंग्लैंड की जो महारानी थी वो थी क्वीन, यस, एलिजाबेथ। दीदी इतनी बार बोल चुकी है ना कि क्या बताएं। क्वीन एलिजाबेथ से कुछ लोग जाकर के पूछते हैं कि मैडम, हम इंडिया जैसी कंट्रीज में जाकर बिजनेस करेंगे, जो भी पैसा कमाएंगे उसमें से थोड़ा सा आपको भी लाके दे देंगे, प्लीज हमें परमिशन दीजिए। क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दे दिया। इन लोगों के झुंड को बुलाया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां इंग्लैंड में जो बैठा था वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट। वेरी गुड। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुना जाए। जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसके अंडर कंपनी था। ब्रिटिश सरकार के अंडर कंपनी था, है ना। गवर्नमेंट मेन हेड है, उसके अंडर कंपनी काम कर रहा है अपना जाके। ठीक है दीदी, लेकिन याद रखना, ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आकर के अत्याचार पे अत्याचार कर रहा था। और दीदी इसी कंपनी के खिलाफ हमारे इंडियंस ने 1857 की जो इतनी बड़ी क्रांति है, इतना बड़ा रिवोल्ट है, वो किया था। ये हमें पता चल चुका है अब तक। तो देखो हुआ क्या, जो इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, बाय द वे, जब जिस टाइम की कहानी अब मैं बोलने जा रही हूँ, देखो ये तो 1600s की कहानी है, जिस टाइम की कहानी अब मैं बोलूंगी उस दौरान जो क्वीन थी उनका नाम है क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया। दीदी ये विक्टोरिया सुनकर के कोलकाता का वो विक्टोरिया मेमोरियल याद आ रहा है। हाँ, उन्हीं के लिए, उनसे ही रिलेटेड है, ध्यान से सुनो। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय एक एक्ट पास करता है। एक्ट का नाम याद रखो प्लीज, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब पास किया दीदी? डेट भी याद रखो, 2 अगस्त 1858। ब्रिटिश सरकार और उस समय की रानी है क्वीन विक्टोरिया, एक एक्ट पास किया जाता है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 अगस्त 1858। इस एक्ट के तहत कहा गया कि हम कंपनी का रूल इंडिया के अंदर से खत्म कर रहे हैं। अब इंडिया का रूल हमारे कंधे पर होगा। यानी ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कंपनी का रूल खत्म करो। कंपनी ने नाक में दम करके रखा है। देखो, कंपनी के ऊपर इंडियंस लोग चढ़ जाते थे, क्योंकि कंपनी इतना अत्याचार करता था, इंडियंस चढ़ जाते थे, तो कंपनी का नुकसान होता था, कंपनी का इज्जत लूटा जाता था, तो सरकार का भी इज्जत लूटेगा, क्योंकि है तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना, इस गवर्नमेंट के अंडर ही ना ये कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी बुरी चीजें करती थी तो सरकार का भी नाम खराब होता था। तो सरकार ने कहा कि कंपनी का रूल हम खत्म कर रहे हैं, अब हम खुद स्वयं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। यानी इंडिया फ्री नहीं हो गया था, ऐसे नहीं कि इंडिया को छोड़ दो चलो, लेकिन अब कंपनी ना रूल करके गवर्नमेंट रूल करेगा। अच्छा दीदी, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार एक एक्ट पास करता है नोन एज द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 अगस्त 1858 को। इस एक्ट के तहत कहा जाता है कि अब कंपनी का रूल खत्म किया जाए और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। ठीक है दीदी, समझ में आया?
अब ध्यान से सुनो बेटा, जो उस समय की महारानी है क्वीन विक्टोरिया, वो अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि अब तो भाई सरकार रूल करेगा इनडायरेक्टली, ये रानी जो है वो इंग्लैंड की रानी तो है ही, अब इंडिया की भी रानी है, क्योंकि अब वही रूल कर रही है आकर के। अब यहाँ तो नहीं आ जाएंगी, बट रूल तो उनके ही अंडर है। बात समझ पा रहे? इंग्लैंड से गवर्नमेंट यहाँ नहीं आ जाएगी कि इंग्लैंड को कोई संभालेगा ही नहीं, छोड़ो यहाँ आ जाए, बट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ भेजेगा जो यहाँ पे काम धाम थोड़ा संभालेंगे। तो क्वीन विक्टोरिया ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भेजे, जिस रूल्स एंड रेगुलेशन को इंडिया के सभी लोगों के सामने पढ़ा गया, इंडिया के लोगों के सामने इसे रीड आउट किया गया। तो याद रखना, क्वीन ने ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भेजे थे लिस्ट बना करके, इसको बोला जाता है क्वींस प्रोक्लामेशन। अब तुम जब आजमगढ़ प्रोक्लामेशन पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया कि प्रोक्लामेशन शब्द का मतलब होता है कुछ चीज अनाउंस करना। अनाउंस करना मतलब दीदी ऐसा चीज जो अब लोगों में अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है कि देखो सुन लो भाई, ऐसा ऐसा चीज अब होने वाला है। सो प्रोक्लामेशन इज जस्ट एन अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट क्वीन आकर खुद नहीं की थी इंडिया के अंदर, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पेपर में लिख करके भेजा था इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्वींस प्रोक्लेमेशन। अब ध्यान से सुनो, कौन पढ़ेगा दीदी इस रूल्स एंड रेगुलेशन को? इसको पढ़ने का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दिया गया उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को। तो दीदी क्वीन विक्टोरिया ने ये जो पेपर में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखकर भेजे हैं, इसको पढ़ेगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में लोगों के सामने ये रीड किया। क्या क्या बातें लिखी थी दीदी इसमें? रुक जाओ, बता रहे हैं। इससे पहले एक बात समझो, कब भेजा गया था दीदी ये क्वींस प्रोक्लेमेशन? 1 नवंबर 1858। दीदी एक सेकंड, कंफ्यूज हो गए हम, ध्यान से सुनो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब पास किया? 2 अगस्त 1858। ठीक, इस एक्ट के तहत कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हम खत्म कर रहे हैं, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद रूल करेगा इंडिया के ऊपर। बस इतनी सी बात बोली गई। तो दीदी रूल करेगा तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो भेजना पड़ेगा ना, वरना इंडिया के लोग कैसे समझेंगे कि कैसे रूल होगा? अब नया गवर्नमेंट आ गया रूल करने, किस तरीके से उसका व्यवहार रहेगा, बिहेवियर रहेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ बताना पड़ेगा। तो उस समय की जो रानी थी क्वीन विक्टोरिया, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का लिस्ट बनाकर भेजती है इंडिया। किस तारीख में भेजती है? 1 नवंबर 1858। इनके इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो एक क्वेश्चन में आता है कि क्वींस प्रोक्लेमेशन कब आया था, कब अनाउंस किया गया था? अनाउंस तो क्या ही, अभी समझोगे। कब आया था? तो बेटा ये आया था 1 नवंबर 1858 को। इसको पढ़ने का जिम्मेदारी क्या है, किसका है दीदी? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ेगा ना सबके सामने, इसको पढ़ने का जिम्मेदारी है लॉर्ड कैनिंग का। वो इसको पढ़े थे इलाहाबाद के दरबार में। तो तुम अपने बुक्स में लिखा हुआ पाओगे कि क्वींस प्रोक्लेमेशन की अनाउंसमेंट हुई थी 1 नवंबर 1858 को। तो समझो, क्वींस प्रोक्लेमेशन कुछ भी नहीं था, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा लिखा हुआ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंडिया में 1 नवंबर 1858 को आता है। लॉर्ड कैनिंग के हाथों में इसे सौंपा जाता है ताकि लॉर्ड कैनिंग सबके सामने ये रीड आउट करके सुना सके। ठीक है, बात समझ में आया? क्या बोला गया इसमें? सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये बोला गया
कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल है, हम सब जानते हैं गवर्नर जनरल, इतना नाम सुना है। इंडिया के गवर्नर जनरल के ये जो टाइटल है गवर्नर जनरल, इस टाइटल में एक और टाइटल, रेस्पेक्टफुल टाइटल जोड़ दिया जाएगा, वाइसरॉय। यानी कि अब कोई मुझे बोलेगा कि तुम इंडिया के गवर्नर जनरल हो, इससे बेटर है कि वो मुझे बोलेगा तुम इंडिया के वाइसरॉय हो। बस नाम में चेंज किया गया था, एक रेस्पेक्टफुल टाइटल दिया गया था, पावर में कोई चेंज नहीं था। गवर्नर जनरल जब मुझे कहा गया लोगों के द्वारा, तब भी मेरे पास वही पावर था। अब लोग मुझे वाइसरॉय कह रहे हैं, अब भी मेरे पास वही पावर है। पावर में कोई चेंज नहीं आया था, केवल टाइटल ऐड कर दिया गया था वाइसरॉय का। इस हिसाब से वाइसरॉय का टाइटल पाने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन गवर्नर जनरल ऐसा था जिसको पहली बार, पहली दफा ये वाइसरॉय का टाइटल मिला? तो देखो, वो है लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन एग्जाम में, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो दीदी, फर्स्ट वाइसरॉय से मतलब ये है कि पहले गवर्नर जनरल जिन्हें ये वाइसरॉय का टाइटल पाने का मौका मिला, क्योंकि उस समय ही ना ये नया नया आया, ये वाइसरॉय का नया टाइटल तो उसी समय क्वींस प्रोक्लेमेशन में न्यूली एडेड था। तो उस समय पहले शख्स, पहले गवर्नर जनरल जिन्हें वाइसरॉय का टाइटल मिला, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। बात क्लियर हुआ? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहा है कि इंडिया के जो जो हिस्से में कंपनी अपना अधिकार जमा चुका है, कंपनी हड़प चुका है, वो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। लेकिन अब हम कोई नया इंडिया का पार्ट को बोल सकते हैं हथियाएंगे नहीं। मतलब इसको इमेजिन ऐसे करो कि मान लो ये इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया है हमारा, ये क्या बना रही हूँ नहीं पता मुझे, बट यू विल ऑल एक्सक्यूज मी, आई नो, क्योंकि मैं भी इंडिया ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा रही, बट सुनो, मान लो इंडिया के इतने पार्ट पे अंग्रेजों का कब्जा है, मान लो इंडिया के इतने पार्ट पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है। तो अब तो कंपनी का रूल खत्म। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनी ने जो पार्ट्स पे कब्जा जमा लिया है उसको हम अपनाएंगे, उसको हम अपना मानेंगे। बट इंडिया के वो हिस्सों जिसमें कंपनी ने कोई कब्जा नहीं जमाया था, वहां हम अपना हक को एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम उसको हड़पने नहीं जाएंगे। ये बात कही गई थी। तो देयर वुड बी नो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि जो जगह हम लोगों ने, जो जगह कंपनी ने पहले से हथियार रखा है उसको हम मानेंगे, बट नया से हम लोग कोई भी जगह को हड़पने नहीं जाएंगे। ये बोला क्वींस प्रोक्लेमेशन में। नंबर सी, ये लिखा है मैंने कि इसमें एक बहुत स्पेशल बात बोला गया। गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि इंडिया में कंपनी को ये बहुत ज्यादा अत्याचार जो सहना पड़ा, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का अत्याचार कंपनी को सहना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने इंडिया के धर्म के साथ खेलने की कोशिश की। इंडिया में ना ही वो सुअर का और गाय माता का चमड़ी का इस तरीके से इस्तेमाल करके ये फालतूगिरी होता, और ना ही आज वो नौबत आता कि कंपनी को इतना कुछ सहना पड़ जाए, इतना बड़ा रिवोल्ट खड़ा हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इंडिया के धार्मिक मामलों में, रिलीजियस मामलों में जो भी झमेला है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे धर्म को लेकर प्रॉब्लम है, तुम लोग सॉल्व करो, हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इंडिया के धार्मिक मामलों में हम इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे, हम इंडिया के धार्मिक मामलों में कुछ भी चेंजेस या कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता था कि हम लोगों ने सती प्रथा बैन करवाया, कुछ इंडियंस को उसमें भी बुरा लग गया। हम लोगों ने विडो रीमैरिज लीगलाइज करा दिया, कुछ इंडियंस को उसमें भी बुरा लगा। इससे बढ़िया धर्म के साथ खेल ही नहीं करेंगे। इंडियंस को जो करना है करो, तुम्हारे धर्म से हमको कोई वास्ता नहीं है, रिलेशन नहीं है। इंडियन है, ठीक है। मैं इंडियन को, इंडियंस हम लोग बहुत भोले भाले होते, तो मैं इंडियन को ऐसे बनाऊंगी, ये इंडियन है और ये यूरोपियन है।
तो यूरोपियन को मैं स्पाइक के साथ बना देती हूँ, बहुत ही ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर होता है जो भी है। तो ये इंडियन लोग हैं, ये कौन है? यूरोपियंस। मान लो इस इंडियन ने कोई क्राइम किया और इस यूरोपियन ने कोई क्राइम किया, तो सजा इस इंडियन को ज्यादा मिलता था, इस यूरोपियन को कम सजा मिलता था। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि क्रिमिनल इंडियन हो चाहे अंग्रेज हो, क्राइम जो करेगा उसको इक्वल तराजू पे तोलेंगे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। इंडियंस को हम लोग सेम नजरिए से देखेंगे जैसे हम यूरोपियंस को देखते हैं, हम भेदभाव नहीं करेंगे। तुमको सुनने में ही समझ में आ रहा होगा दीदी ये सब तो कहने की बातें थी, क्या अंग्रेज असलियत में ऐसा कुछ भी फॉलो कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कॉमन ये है कि क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या था। तो बेटा क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्चुअल में क्या था, इसको थोड़ा रिवाइज कर लो दीदी। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करता है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तहत कंपनी का रूल खत्म होके सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल इंडिया के अंदर आता है। तभी एक्ट पास किया गया था 2 अगस्त 1858 को। उसके बाद दीदी क्वीन विक्टोरिया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख करके भेजती हैं, जिसको पढ़ने का जिम्मेदारी उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के हाथों में था। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद के दरबार में इसे पढ़ते हैं 1 नवंबर 1858। इसलिए बोला जाता है कि क्वींस प्रोक्लेमेशन अनाउंस कब हुआ था, तो अनाउंस 1 नवंबर 1858 को हुआ था। इसके तहत कहा गया नंबर 1 कि जो गवर्नर जनरल है इस टाइटल के साथ एक और टाइटल जोड़ा जाता है वाइसरॉय, जो कि पावर में कोई डिफरेंस नहीं देगा, बस एक रिस्पेक्टफुल टाइटल मिलेगा तुमको। इसी के तहत पहले गवर्नर जनरल जिनको ये टाइटल पाने का मौका मिला वो है लॉर्ड कैनिंग, इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर इस क्वींस प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि इंडिया के जो जो हिस्सों को कंपनी हथिया चुकी है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन नया से किसी भी हिस्से पे हम कब्जा जमाने नहीं जाएंगे। साथ ही साथ बोला गया कि इंडिया के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इंडिया के धार्मिक लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए हम इंडिया के धार्मिक मामलों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इनको क्योंकि ऐसा वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनको सती प्रथा, विडो रीमैरिज, इन सब से पता लग गया था कि भैया इंडिया के लोग धर्म को बहुत ऊंचा मानते हैं, इनके धर्म के साथ छेड़छाड़ ना करो, वरना कंपनी का जो हाल हुआ साक्षात पता चल गया रिवोल्ट ऑफ 1857 में। लास्ट बोला गया कि जो इंडियन क्रिमिनल है और यूरोपियन क्रिमिनल है उसको सेम तराजू में तोला जाएगा। सेम क्राइम किया है तो भैया इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा सजा देंगे ऐसा नहीं करेंगे हम। लेकिन दीदी ये सारी तो कहने की बातें थी। अब एक बात याद रखना, क्वींस प्रोक्लेमेशन जो लिस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिस्ट भेजे गए थे उसमें केवल इतनी सी बातें नहीं थी, और भी बातें थी, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल अपना माध्यमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें इतना काफी है। एग्जाम में अगर 4 मार्क्स में लिखने के लिए आता है इतना लिखो, आराम से मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।